एक बार चेक कर लोगे लोग सब, जो अपने सेक्शन के बच्चे हैं वही है ना, कि और कोई फालतू नहीं है ना? अगर होगा कोई तो बताओगे लोग, क्या जल्दी जल्दी में सबको एडमिट कर दिए हैं, अभी भी आ ही रहे लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हुआ? सर हो गया। जॉन डॉल्टन पिछले सप्ताह में ही बताए थे कि वो एक ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के ये थे साइंटिस्ट, और ये जो दो थ्योरी आए, उनके थ्योरी से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आया। उन दोनों थ्योरी को ध्यान में रखते हुए वो अपना एक अलग थ्योरी दी है एटम के बारे में, काफी लंबा चौड़ा थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने एटम के बारे में बहुत सी चीजें बताई। तो इस जितने पॉइंट्स है उसको पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? जो डॉल्टन थ्योरी का पॉइंट्स है उसको पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। पोस्टुलेट्स को हम लोग देखेंगे। पहले सबसे पहला है पॉइंट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। तो ये जो उनके भी पहले जो महर्षि कणाद हुए या डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस हुए, उसको यूज किया उन्होंने, बोला कि सारे मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उन पार्टिकल का नाम एटम हुआ। फिर उन्होंने नेक्स्ट बताया कि एन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी कि वो इनडिविजिबल होता है, सबसे छोटा होगा तो इंडिविजुअल ही होगा। तो ये भी उन्होंने डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस के थ्योरी से लिया। फिर नेक्स्ट है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखोगे, हम जो पहले भी बोले थे कि केमिकल रिएक्शन वर्ड यूज करना जरूरी है, तो यहाँ पे यूज किया हुआ है। सर। तो ये जो पॉइंट लिया गया, ये लिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। फिर नेक्स्ट है ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, व्हाटएवर। तो अगर कार्बन के जितने भी एटम दुनिया में हैं वो हर प्रकार से एक होंगे। हर प्रकार से एक मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, मास एटॉमिक मास सेम होगा, चार्ज सेम होगा, तो ये सारे सेम होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे ये इसमें आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो इसमें होगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। यानी अलग अलग एलिमेंट के अगर एटम लेते हैं, एक कार्बन का एटम ले लिया और एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, कोई भी दूसरा एलिमेंट का एटम ले लिए, तो उनका कुछ भी आपस में मैच नहीं करेगा, ना एटॉमिक नंबर, ना मास नंबर, ना मास, ना चार्ज, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में, जैसे कि एक का एक आ गया एटम, दूसरे का दो आ गया, तो इस तरह से सिंपल होल नंबर रेशियो, फ्रैक्शंस में नहीं, आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। और जब कोई कंपाउंड बनता है तो रिलेटिव नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो ये वाला पॉइंट उन्होंने लिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। ये वाला जो पॉइंट लिया वो लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ऐसा आता है क्वेश्चन। और बाकी कुछ डेमोक्रिटस ल्यूसिफस के ये से लिया। तो ये हो गया इनकी थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इनके थ्योरी में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स मतलब कि कमियां। तो जैसे जॉन डॉल्टन ने कहा कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम उससे आगे छोटा नहीं हो सकता है। लेकिन उनके थ्योरी के बहुत सालों बाद, उन्होंने जब अपनी थ्योरी थी उस समय सही था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी थ्योरी के बहुत सालों बाद एटम बम बनाया गया, जिसमें कि यूरेनियम का या प्लूटोनियम का या थोरियम का एटम डिवाइड होता है और नए एटम बनते हैं। ये दोनों जो पॉइंट है ये गलत साबित हो गए कि एटम डिवाइड किया जा सकता है और एटम क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड हो सकता है। लेकिन
ये जो इसमें वर्ड जोड़ा हुआ कि इन ए केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में अभी भी एटम न बनता है न डिस्ट्रॉय होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में जरूर, हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में नया एटम बनता भी है और पुराना डिस्ट्रॉय भी होता है। फिर उन्होंने कहा कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम हर प्रकार से सेम होते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें कि ये कार्बन है, तो ये कार्बन है, इसका एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर C6 और मास नंबर 12 है, और कार्बन का ही दूसरा एटम है जिसका कि एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, लेकिन मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या है हम लोग पढ़ेंगे इसी लेसन में आगे। और तीसरा है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 14 है। तो ये तीनों तो कार्बन के ही एटम है, इनका मास नंबर डिफरेंट है। डाल्टन कहते हैं कि नहीं सब चीज सेम होना चाहिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था, इसलिए ये इनकी थ्योरी की ड्रॉबैक हो गई। फिर वो कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम हर प्रकार से डिफरेंट होते हैं लेकिन अगर हम लोग देखें इसको, ये C614 जो है, ये C614 है हमारा, और एक है दूसरा एटम यहाँ पर हम लिख रहे हैं 7N14। ये दोनों सेम एलिमेंट के एटम है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं? डिफरेंट एलिमेंट के, पहला कार्बन, हाँ ओके ओके, पहला कार्बन का है और दूसरा नाइट्रोजन का है, लेकिन इन दोनों के मास जो है, मास नंबर वो सेम दिख रहा है। तो ये भी डाल्टन की थ्योरी में एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे हो गया। उनका थ्योरी तो कहता है कि सब चीज डिफरेंट होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। अब हम स्मॉल होल नंबर रेशियो की बात करते हैं और हम देखते हैं एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, है ना। 7th क्लास में इसके बारे में फॉर्मूला पढ़े होंगे और 10th क्लास में तो डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फॉर्मूला है आपका, ये देखो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ फॉर हेमी। अब डाल्टन कहते हैं कि होल नंबर रेशियो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ गया, तो ये भी इसका एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। लेकिन अब ये हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इनकी थ्योरी के लगभग सारे पॉइंट्स गलत साबित हो गए, है ना। तो कह सकते हैं कि डाल्टन की थ्योरी तो बकवास थी, बेकार थी, उसका तो कोई यूज ही नहीं है। लेकिन अपने समय में जो उन्होंने थ्योरी दिया वो मतलब माइलस्टोन कहला जाता है, क्योंकि उतना एटम के बारे में जो उस टाइम पे वो सोचे, उस समय और किसी का वैसा थिंकिंग ही नहीं था एटम के लिए, तो इसलिए उनकी थ्योरी जो है आज भी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ बोलो सर। सारा थ्योरी गलत था? सारा नहीं, एक आध पॉइंट छोड़ के, बाकी उसका मॉडिफिकेशन हुआ, बाद में मॉडिफिकेशन करके नया थ्योरी आया। और एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तभी अभी तो तुम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हो, बहुत शॉर्टकट में ये पढ़ना है। इसमें 11th में फिर आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको वो और जो है डिटेल में मिलेगा। अब उसमें यहाँ पे सिर्फ 2-3-4 थ्योरी, डाल्टन थ्योरी हो गया, उसके बाद रदरफोर्ड थ्योरी आएगा, उसके बाद आपको ये बोर्स थ्योरी आएगा, और वहाँ पे तो मैंने 20-25 थ्योरी पढ़ने हैं। तो वो एटम इतना छोटा चीज है कि उसके बारे में, जैसे हम पहले बताए थे कि हाइपोथेटिकल होता है, उसके बारे में रोज नई नई जानकारी आएगी। जितना लोग एक्सप्लोर करेंगे उतना नई नई जानकारी आएगी, उतना नया नया थ्योरी आएगा। नया थ्योरी आएगा तो पुराने में कुछ ना कुछ कमी निकलेगा ही निकलेगा। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूजिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने जो यूज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, उसका एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन आता है इसलिए इसमें दिया हुआ है कि जैसे अब एक क्वेश्चन आता है आपके बुक में दिया हुआ, एनसीईआरटी बुक में, कि मान लो सपोज कि ये एक हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, C+O2,
क्या बनेगा? CO2 CO2, वेरी कार्बन गुड। डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम लोग मास देखें तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, 12U, है ना? ऑक्सीजन का और Yes. ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा इसका, है ना? yes. मान लो ग्राम में लेते हैं या किलोग्राम में लेते हैं, तो ये 12 किलोग्राम सपोज की लेते हैं, और ये ले लिए 32 किलोग्राम, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा तो 12 और प्लस 32 मिलके 44 किलोग्राम। ठीक है? 44 बचेगा। हाँ, अब आते हैं ये अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन है, हाँ प्रोडक्ट, अब एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि हम लोग 12 किलोग्राम लकड़ी ले लिए, ठीक है, और उसको हवा में जलाना है हमको, यही तो है, कार्बन मतलब लकड़ी हुआ, कोयला लकड़ी कुछ Yes, भी हुआ, sir. और O2 ऑक्सीजन हो गया। तो हम लोग 12 किलोग्राम लकड़ी ले लिए और ऑक्सीजन में यानी कि ओपन एयर में उसको जला रहे हैं। क्या हमारे एयर में सिर्फ 32 किलोग्राम ही ऑक्सीजन है? सपोज कि हम एक मैदान नहीं। में जला रहे हैं, 32 किलोग्राम ही ऑक्सीजन है? उसमें नहीं। तो 32 टन भी हो सकता है ना? तो अब मान लेते हैं, सर। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 12 किलोग्राम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से सही है कि 12 किलोग्राम 32 किलोग्राम से जुड़ा तो 44 किलोग्राम बना, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर 12 किलोग्राम लकड़ी को अगर हम लोग 100 किलोग्राम, 1000 टन नहीं लेते हैं, 100 ही किलोग्राम लेते हैं, शॉर्टकट थोड़ा छोटा नंबर, तो कितना किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? सोच के बताओ। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ध्यान में रखना। हाँ बोलो। 56 56 बनेगा। सर कितना किलोग्राम लकड़ी लिए हैं? 12 किलोग्राम और 100 किलोग्राम ऑक्सीजन लिए हैं, तो एक नो आंसर सर आया, नो एक आंसर 56 किलोग्राम आया। और बोलो लोग। सर 272 72 272 ये कैसे आया 272? सर उसके मास से सर मल्टीप्लाई। 112 kg। अच्छा चलो, ये 112 किलोग्राम, तो ये तो समझ में आया ये आसानी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज किया, 12 किलोग्राम और 100 किलोग्राम ये दोनों रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट भी 112 किलोग्राम ही बनना चाहिए। तो अभी तक का सबसे लॉजिकल आंसर 112 किलोग्राम आया। और कोई? ये तो 56 को डिवाइड कर दिया 112 से 2 से, तो 56 का पता नहीं क्यों डिवाइड किया, ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन इसका लॉजिक नहीं बनता है, इसका भी लॉजिक नहीं बनता है, इसका लॉजिक अभी तक के आंसर के हिसाब से बनता है, लेकिन ये भी आंसर गलत है। और सोचो लोग कितना बनेगा? एनीबॉडी? सर 44। 44। चलो ये बता दो कि 44 क्यों बनेगा? ये तो समझ में आया कि 112 क्यों बनेगा, 44 क्यों बनेगा? कि 12 kg और लकड़ी को जलने में और 32 kg ही होगा। ऑक्सीजन जलेगा, अब बाकी का ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? एयर में स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड हो जाएगा। तो यही है आपका राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही को फॉलो नहीं करता है डाल्टन थ्योरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी फॉलो करता है। तो 12 किलोग्राम लकड़ी को जलने के लिए 32 किलोग्राम ही ऑक्सीजन की जरूरत है। आपके घर पे 100 रोटी बनी हुई है, लेकिन आपको भूख 6 रोटी की है, तो 6 ही रोटी खाएंगे, और उसी के 6 रोटी से जो एनर्जी मिलेगा उससे आपकी बॉडी चलेगी। बाकी रखा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी वही चीज है कि 12 किलोग्राम लकड़ी जो है वो 32 किलोग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और 44 किलोग्राम ही बनाएगा। बाकी जो 68 किलोग्राम है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो मान लो कि 12-32 रिएक्शन किया और 68 जो है वो अनरिएक्टेड रह गया, तो जो अनरिएक्टेड हो तो इधर भी होगा, है ना? तो
अब इधर का तीनों को जोड़ो तो 12, 32, 44 और 68, 112 हो गया। और इधर भी 44 और 68 को जोड़ेंगे तो 112 हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो रहा है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी फॉलो हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना अच्छा। है कि जो अब मान लो कि H2 और O2 का अगर हम लोग लेते हैं तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्शन करेगा? फिर से बोले। यस सर बोलिए। ये हमारा जो रिएक्शन होता है वाटर बनने का 2H2 प्लस O2 क्या बनता है? यस सर 2H2O, है ना? 2H2। हाँ ठीक है। अब हम लोग अगर इसको मास के टर्म में देखें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 हुआ तो 4 एटम का 4 हो गया, यानी कि 4 ग्राम मान लेते हैं, यू नहीं लेकर के ग्राम में आसानी समझ में आएगा। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया और 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 4 ग्राम रिएक्शन करेगा 32 ग्राम से, 1 ग्राम कितना से करेगा? सर 1 ग्राम से। यूनिटरी मेथड है सिंपली। अच्छा, 4 ग्राम और 32 ग्राम मिलकर 36 ग्राम बनाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है ना? 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के 36 ग्राम वाटर बनता है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का आपका यूज है। समझ में आया किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ये एग्जाम्पल इस पे दूसरा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को जो समझ में आया हम वही एग्जाम्पल बताए हैं, आसानी से जो समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्या वर्मा। ये जो हम लोग अभी बात किए हैं उसी का है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कहाँ है, पिक्चर आ गया, खुद जाके एडिट करना पड़ेगा। तो जैसे ये वाटर है, ये मरकरी ऑक्साइड है, ठीक है, और बनता है, ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ये 7th क्लास में पढ़े हो गए कि जब एक रिएक्टेंट और एक से अधिक प्रोडक्ट होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड का मास हो जाएगा, मरकरी का तुम्हारा हो गया ये होता है 46.3। तो 46.3 और 16 मिल करके उसको जोड़ दो तो हो जाएगा 52.3 और उसको पूरा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया हुआ, 7.4 दिया हुआ। एनीवे इसको हटा देते हैं। चलिए, तो ये दोनों लोग कैसे फॉलो होते हैं? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि हाउ विच पोस्टुलेट ऑफ एनसीईआरटी बुक में अभी क्वेश्चन दिखा भी देंगे कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है? डाल्टन के थ्योरी के जो पॉइंट्स बताए हैं उसमें से कौन सा पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है? हेलो सर सेकंड पॉइंट सर। हाँ, एटम, वो सेकंड पॉइंट नहीं लिखना है, पूरा लिखोगे कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। हाँ, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है? सर लास्ट वाला। For a given compound, the type of elements and their given mass is always constant. चलो अब आते हैं एटम्स के बारे में डिटेल्स। तो अभी तक हम लोग एटम के बारे में क्या क्या पढ़े? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ऑल द मटेरियल्स। इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ये बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक हम लोग को घर बनाना है तो उसके लिए ईंट लगता है ना, सबसे पहले मतलब कंक्रीट तो यूज करते हैं, उसके बाद ईंट से बनता है। तो ईंट होगा ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। उसी तरह से या सैंड पार्टिकल्स हो गया। तो उसी तरह से मटेरियल को किसी को बनने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है एटम।
अब एटम को कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो कितना स्मॉलेस्ट, इसके बारे में हम लोग बात किए थे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला। तो इतना छोटा होता है कि पावरफुल से पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। और एटम कैसा होता है ये शेप में, तो आगे पढ़ने को मिलेगा बोर्ड थ्योरी में, लेकिन अभी बता देते थोड़ा सा कि एटम्स आर स्फेरिकल, जो स्फेयर होता है गोला उसकी तरह होता है। और जब स्फेरिकल होगा तो उसमें रेडियस भी होगा, यानी कि सेंटर से लेकर के और जो आउटर बाउंड्री है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और वो इतना छोटा होता है कि उसको नैनोमीटर्स में या पिकोमीटर्स में ये एक्सप्रेस किया जाता है। तो एटम वेरी वेरी स्मॉल होता है, उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए पहले ही बताए थे एक खास किस्म का माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसका नाम है STM। फुल फॉर्म कोई बताएगा इसका? बताए थे हम, स्कैनिंग एंड स्कैनिंग एंड टनलिंग माइक्रोस्कोप। वेरी गुड। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक टाइप होता है जिससे कि हम लोग एटम को देख सकते हैं। ये उसी का वर्चुअल इमेज है। जैसे हम लोग ओनियन पील का ये देखते हैं ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास में बायोलॉजिकल लैब में, ये कुछ कॉमन एटम्स हैं, उनके रेडियस दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर में। याद करने की जरूरत नहीं है सबको, क्योंकि अभी 9th क्लास में ये सब आपको नहीं आने वाला है। और अगर आएगा भी वैसा क्वेश्चन तो आपको तो ये लिखा रहेगा स्क्रीन के ऊपर। क्या हो गया सर? स्क्रीन कट हो गया। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम आज बहुत ज्यादा है, कोशिश कर रहे हैं फिर कनेक्ट करने का। चलो अभी तक तो मॉलिक्यूल के बारे में बताते हैं, स्क्रीन जब तक आता है तब तक। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग का चैप्टर का टाइटल ही है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो पहले ही दिन बताए थे कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। और आपको जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हाँ वेरी गुड। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि जैसे शुगर का एक दाना, ठीक है, चीनी का एक दाना जो है, उसको अगर हम लोग मान लें कि वो एटम है, तो आप देखोगे कि बरसात के दिनों में बहुत सारे शुगर के पार्टिकल्स, शुगर पसीज जाता है और आपस में जुड़ जाते हैं, ढेला जैसा बन जाता है। तो क्या हम लोग उसको मान लें कि वो शुगर का मॉलिक्यूल हो गया? लिटरली है जी। मान लो कि हाइड्रोजन कहीं एटम है, बहुत छोटे छोटे एटम है और आपस में वो चिपक गया, तो क्या बोलेंगे कि वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया? सर सर केमिकली कंबाइन होगा तब। यस, केमिकली कंबाइन होगा तब। ये जो आपस में चिपक गया मॉइस्चर की वजह से या जिस वजह से भी, तो वो केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, वो हुआ फिजिकल कॉम्बिनेशन। अब फिजिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आज सब चीज का आफत पड़ना है। कभी लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, कभी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन और फिजिकल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होगा? कैसे पता चलेगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन है कि फिजिकल कॉम्बिनेशन है?
सर अगर उसका प्रॉपर्टी में चेंज अगर आता है। प्रॉपर्टी में फिजिकल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि सिर्फ फिजिकल जो अपीयरेंस है उसमें चेंज आएगा, वो बदल लेकिन जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो पूरे का पूरा सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है में वो change भी आएगा। बदल जाएगा। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है, हम लोग बहुत बार क्लास में ये चीज बोलते हैं कि 2H2 प्लस O2, हम लोग देखते हैं ना कि ये लिख रहा है, ये क्या बोलते हैं, अरे जूम पे जा ही नहीं रहे। स्क्रीन पे कुछ आ रहा है जी? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। प्रथम, प्रथम, केमिकल सिंबल पढ़ाना है तो केमिकल सिंबल जब तक स्क्रीन पे दिखाएंगे नहीं तो वो क्लियर होगा नहीं। अरे आज बहुत लैपटॉप पे डिस्टर्ब कर रहा है, टाइम हो जाएगा। आया जी स्क्रीन पे कुछ डाउनलोड ले रहे हैं। आ गया ना? यस सर। हाँ तो ठीक है, वो मॉलिक्यूल Yes, sir. हो गया। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जैसे 2H2, तो H और H2 में वो पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे। H और H2 में क्या अंतर है? H हुआ एटम और H2 क्या हुआ? मॉलिक्यूल। दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ के H2 जो बना रहे हैं वो फिजिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि चिपका दिए और बन गया, या 2H2 प्लस O2 मिलकर 2H2O बन रहा है। तो ऐसा नहीं कि 2 लीटर हाइड्रोजन ले लिए और 1 लीटर ऑक्सीजन ले लिए और गैस जार में डाल के अच्छे से मिक्स कर दिए तो वाटर बन जाएगा, नहीं। दिस इज फिजिकल कॉम्बिनेशन। उसका एक सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन प्रेशर पे रिएक्शन कराते हैं तब वो वाटर बनता है। उस तरह से एटम जो आपस में जुड़ते हैं तो केमिकली वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से या लेन ये शेयरिंग से बनते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखते हैं हम लोग की सिंबल्स। तो बहुत पहले जब बहुत कम एटम्स थे तो ये जो एटम्स थे अलग अलग एलिमेंट के, उनको अलग अलग पिक्चोरियल सिंबल से क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे। जैसे हाइड्रोजन का दिख रहा होगा, एक सर्किल है, बीच में छोटा सा डॉट बना हुआ है। कार्बन, ये कार्बन पूरा ब्लैक होता है, ये व्हाइट से कलर हो गया है लेकिन ये पूरा ब्लैक होता है क्योंकि कार्बन इंडिकेट करता है किस चीज को? कोयला को या लकड़ी को। फिर आपका है ऑक्सीजन, तो ये पूरा खाली सर्किल बना दिए तो ऑक्सीजन हो गया। ये फॉस्फोरस हो गया, ये 3 ये में बांटा हुआ सेक्टर में। उसके बाद ये सल्फर हो गया, ये ऐसा बना करके बीच में आई लिख दिया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लेड। ये
पिक्चोरियल सिंबल्स बने हुए थे पहले, इसी को यूज करते थे लोग। लेकिन जैसे जैसे आपका एलिमेंट्स और ज्यादा, ये प्लेटिना नहीं प्लेटिनम है, और ज्यादा एलिमेंट्स का खोज होने लगा, तो अब जैसे मान लो कि एक क्लास है, तो उसमें अगर 5-10 बच्चे हैं तो सबको शकल से ही याद होगा कि टीचर्स को, ये अरुण है, ये वरुण है, ये क्या है। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं एक क्लास में, एक स्कूल में, तो उनको हम लोग पहले तो क्लासिफाई करते हैं, ये इस क्लास का बच्चा है, फिर ये इस सेक्शन का बच्चा है, फिर उनको हम लोग रोल नंबर देते हैं। अब क्लास में अटेंडेंस अगर 50 बच्चे की क्लास हो तो आसान नहीं होगा कि हर बच्चे का नाम से अटेंडेंस ले, तो उसके लिए रोल नंबर उनको दिया जाता है, एक यूनिक रोल नंबर दिया गया या एडमिशन नंबर दिया जाता है स्कूल में बच्चों को। तो उसी तरह से जब बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए तो उनको पिक्चर से इंडिकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो इसलिए उनका जो नेम है उसके लेटर्स को, अल्फाबेट्स जो हैं उसको यूज करके और उनका सिंबल्स बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल सिंबल्स। तो वो सिंबल्स में बहुत सारे एलिमेंट्स का अलग अलग जैसे हुआ, जैसे मान लो हाइड्रोजन का खोज हुआ, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या रखा गया, केमिकल सिंबल H H हो गया। H उसके बाद मान लो कि हीलियम खोजा गया, तो हीलियम का H नहीं ना रख सकते हैं, क्योंकि H तो ऑलरेडी रजिस्टर हो गया हाइड्रोजन के नाम पे, तो इसलिए उसका नाम रखा गया HE उसका। HE। हाँ, उस तरह से कार्बन का अगर C रख दिए तो कैल्शियम के लिए Ca। तो कहने का मतलब है कि या तो फर्स्ट लेटर हुआ या फिर फर्स्ट और सेकंड लेटर हुआ, किसी किसी केस में फर्स्ट और थर्ड लेटर को उसका सिंबल बना दिया गया। जैसे हाइड्रोजन के लिए H हो गया, ऑक्सीजन के लिए O हो गया, आपको ये बेरिलियम के लिए Be हो गया, क्योंकि B ऑलरेडी बोरोन के लिए रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर ब्रोन का बियर होता है, ब्रोमीन का बियर होता है, तो ब्रोमाइन का बियर होता हाँ, अगर हम लोग ध्यान से देखें, अब जैसे सोडियम है, और ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, सोडियम सबसे पहले आता है। अब सोडियम का जो आपका सिंबल है वो क्या होता है, Na। Na। तो ये तो कहीं से लॉजिकल नहीं है कि भाई सोडियम का S होता, तो मान लो S सल्फर के लिए है तो SO रखते, Na क्यों रख दिए। पोटेशियम का P रखते तो P मान लो फास्फोरस के लिए है तो PO रख देते, K क्यों रखे। तो एक्चुअली इसमें बता, हाँ वो बोलो कौन बोल रहा था। सर उसके लैटिन या फिर ग्रीक नेम पे, सोडियम का नाट्रियम है, लैटिन नेम। तो लैटिन कंट्रीज का एक ग्रुप है यूरोपियन कंटिनेंट में, उसमें जैसे बहुत सारे एलिमेंट का अलग अलग जगह पे डिस्कवरी हुआ। सारे जो ये हैं एलिमेंट्स हैं एक ही कंटिनेंट में, एक ही लोकेलिटी में डिस्कवर किए होगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह पे हुआ। तो जहाँ जिसका डिस्कवरी हुआ वहां पे उसका जो नाम रखा गया उस नेम का पहला दूसरा लेटर लिया जाता है। जैसे सोडियम जो हमारा है उसका लैटिन नेम है ये नाइट्रियम, तो उसका Na ले लिया गया। पोटेशियम जो है उसका लैटिन नेम है कैलियम, तो उसका K ले लिया गया। उस तरह से अगर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आयरन है, आयरन का फेरम, उसका लैटिन नेम है फेरम, तो Ac ले लिया गया। फिर कॉपर है, गोल्ड। हाँ वो गोल्ड पे पहुंचेंगे, हम सीरियल से जा रहे हैं। तो कॉपर है, तो कॉपर का जो लैटिन नेम है वो क्यूप्रम, तो Cu उसका लिया गया, CO नहीं लिया गया, CO कोबाल्ट का है। फिर आगे बढ़ते हैं, लेड है, तो लेड का प्लम्बम, तो उसका Pb लिया गया। उसमें 2 सिलेबल है, देखोगे सिलेबल जानते होगे, इंग्लिश का टर्म है। तो इंग्लिश में जैसे प्लम बम, तो एक प्लम सिलेबल हुआ, यानी पार्ट होता है सिलेबल, मतलब किसी वर्ड का पार्ट, और बम तो प्लम का P लिया गया और बम से B ले, तो PB हो गया। उसी तरह से आपको टीन है तो स्टैनम, तो उसका ST ले लिया गया, SN ले लिया गया, सॉरी स्टैनम से S और नम से N लिया गया। फिर आपको गोल्ड है ऑरम, तो उसका AU हो गया। सिल्वर है तो उसका अर्जेंटम तो AG लिया गया। उस तरह से आपका फिर एक ये मरकरी है, आयरन
हाइड्राजाइरम है तो Hg लिया गया। फिर आपको आयरन आयरन का बोल दिए, ऐसे ही होता है फेरम। टीन का भी हो गया ऐसे। उसके बाद एक टंगस्टन, टंगस्टन जानते हो लोग, नाम सुना है कभी टंगस्टन का? हाँ, यस क्या सर, क्या काम आता है? बल्ब में लगा रहता पीला है। वाला बॉल में यूज होता है। जो पुराने जमाने वाला बल्ब होता था, फिलामेंट में। हाँ, उसके फिलामेंट में यूज करते हैं। तो वो जो टंगस्टन एक मेटल है, उसका अब टी से होना चाहिए था, लेकिन उसका देखोगे डब्ल्यू होता है सिंबल। तो डब्ल्यू क्यों होता है? क्योंकि उसका लैटिन नेम जो है वो है वोल्फ्रम, तो उससे वो डब्ल्यू आ गया। तो इस तरह से करीब आपको 10-11 एलिमेंट्स हैं। सर वोल्फ्रम का स्पेलिंग क्या होता है? WOLFRUM। WO होता है या WU होता है, थोड़ा उसमें देखना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, देख के बताते हैं। अच्छा, तुम लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है कि नहीं है? है सर। आजकल तो Yes, sir. सब लोग जो यस है सर है। यूज कर रहे हैं मोबाइल। ऑनलाइन क्लासेज है। पहले तो हम लोग क्लास में पढ़ाते थे तो बच्चों को फिजिकल पीरियोडिक टेबल खरीदवाते थे, लेकिन अब तो जमाना अभी चल रहा है ऑनलाइन का। तो ऐप है ना जी, ऐप है पीरियोडिक टेबल का? नो नो सर। सर। नो सर। हम एक ऐप बताते हैं, उसको तुम लोग इंस्टॉल करोगे। वोल्फ्रम जो है WOLFRAM, जिसको स्पेलिंग नहीं पता है, हमको भी कंफ्यूजन था। WOLFRUM नहीं होकर के AM है, वोल्फ्राम। ठीक है, तो इसका W ले लिया गया। ये मेरे पास एक पीरियोडिक